पीपल्स छोड़कर मुस्लिम लीग की ताकत बनने वाले और कयाम पाकिस्तान के लिए सिंध असेंबली में करारदाद पेश करने वाले जीएम सैयद ने अपने सियासी करियर में ऐसी क्या गलतियां की कि वो गद्दार कहलाए। कायदे आजम के जानिसार साथी और सिंध मुस्लिम लीग के सदर जीएम सैयद आजादी के बाद पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ क्यों समझे जाने लगे। जीएम सैयद आखिर इस नहज पर कैसे पहुंचे कि वो हाथ उठा उठाकर कहा करते, यारो आओ मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए। जीएम सैयद ने बांग्लादेश बन जाने के बाद सिंधु देश का नारा क्यों लगाया। साईं जीएम सैयद सूफी बुजुर्ग थे या बागी। उन्होंने अपनी किताबों में मशाहीरे इस्लाम के हवाले से ऐसा क्या कुछ लिखा कि उन पर कुफर के दर्जनों फतवे लगे। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन हारने वाले जीएम सैयद की सियासत का दी एंड कैसे हुआ और जीएम सैयद के जनाजे में उनके सरहाने कुरान के साथ साथ बाइबल, तौरात और हिंदुओं की मुकद्दस किताब गीता क्यों रखी गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंधु नेशनलिज्म की अलामत और बाएं बाजू की सियासत करने वाले सैयद गुलाम मुर्तजा शाह काज़मी अलमारूफ जीएम सैयद के इब्तदाई अयाम से लेकर उनकी मुकम्मल पेशावराना जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख के मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज की किस्त नंबर 43 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं आमना आदिल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से 117 बरस कबल 17 जनवरी 1904 के रोज सिंध के जिला दादू के एक छोटे से गांव में सैयद मोहम्मद शाह काज़मी के घर बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम गुलाम मुर्तजा रखा गया। मुटियारी सादात घराने के चश्मो चिराग गुलाम मुर्तजा भी 1.5 साल के भी ना हुए थे कि उनके वालिद खानदानी तनाजे में कत्ल कर दिए गए। अगर बाप जिंदा होता तो वो अपने बेटे को किसी मदरसे या स्कूल में दाखिला दिलवाता। यतीम गुलाम मुर्तजा ने घर में रहते हुए खुद ही लिखना पढ़ना शुरू किया। साल 1920 में 16 साल की उम्र में उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा और वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत और सियादत में चलने वाली तहरीक खिलाफत के सरगर्म रुकन की हैसियत से काम करने लगे। गुजरते वक्त के साथ साथ उनके सियासी कद काट में भी इजाफा होता चला गया। उस वक्त सैयद गुलाम मुर्तजा शाह जीएम सैयद के नाम से सियासत में काफी एक्टिव दिखाई देते थे। याद रहे कि उन दिनों सिंध मुंबई प्रेसिडेंसी में शामिल था। वो 1928 में लोकल बोर्ड कराची के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। 1933 में वो बाबाए कराची कहलाए जाने वाले जमशेद नौसरवान जी की ख्वाहिश पर पक्के पक्के कराची शिफ्ट हो गए और उन्होंने पटेल पार्क कराची के नजदीक हैदर मंजिल तामीर करवाई, जो उनकी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी। याद रहे कि पटेल पार्क इस वक्त नश्तर पार्क कहलाता है। 1937 में पहली मर्तबा रियासती असेंबली के इंतखाबात हुए तो जीएम सैयद एमएलए मुंतखब हुए। अगले ही बरस उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कायदे आजम जीएम सैयद से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह हैदर मंजिल तशरीफ लाए। याद रहे उस वक्त जीएम सैयद को वजीर आला सिंध ने अपनी काबीना में शामिल करते हुए वजारत तालीम का कलमदान सौंपा। 27 अप्रैल 1942 को सिंध मुस्लिम लीग के सदर सर अब्दुल्ला हारून की वफात के बाद जीएम सैयद को सिंध मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया। ये जीएम सैयद ही थे कि जिन्होंने 3 मार्च 1943 के रोज सिंध असेंबली में कयाम पाकिस्तान के लिए पहली बार करारदाद पेश की। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक वीडियो में आपको 1943 में कायदे आजम पर होने वाले कातिलाना हमले के बारे में बताया गया था। तब ऐसी मनगढ़ंत खबरें पूरे हिंदुस्तान में फैला दी गई कि कायदे आजम खुदा न खास्ता इंतकाल कर चुके हैं। उस वक्त कराची में सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था। जब ये खबर वहां पहुंची तो 1 घंटे तक असेंबली की कार्रवाई रुकी रही और हर तरफ आहो बका होने लगी। कत्ल की झूठी खबर सुनकर जीएम सैयद तो बेहोश ही हो गए। उन पर पानी डाला गया तो फिर जाकर वो होश में आए। किताबों में यह भी तहरीर है कि उस मौका पर जीएम सैयद सिंध असेंबली की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने लगे थे, लेकिन उन्हें सैयद खैर शाह ने ऐसा करने से रोका।
कायदे आजम के काबिल एतमाद साथी समझे जाने वाले जीएम सैयद के मुस्लिम लीगी क़यादत से इख्तलाफात तब सामने आए जब मिस्टर सैयद ने 1946 में सिंध असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। जब कायदे आजम ने उनके रेकमेंड किए हुए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने से इनकार कर दिया तो जीएम सैयद ने मुस्लिम लीग से रास्ते अलग कर दिए। उन्होंने प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के नाम से अपनी अलग जमात बनाई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जिसमें उनके सिर्फ 4 एमएलए ही मुंतखब हो सके। कायदे आजम को आंखें दिखाने वाले जीएम सैयद क़याम पाकिस्तान के बाद से ऑपोजिशन की सियासत करने लगे। 1948 में उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान अलमारूफ बादशाह खान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में दौरे आमरीत रहा या फिर जमहूरी हुकूमत, जीएम सैयद हमेशा विलन ही समझे गए। अपने सियासी करियर में वो कई बार गिरफ्तार होकर जेलों के मेहमान भी बना लिए जाते तो कभी उनको नजरबंदी का सामना करना पड़ता। साईं जीएम सैयद ने अपनी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन 1970 में लड़ा। जिला दादू के कौमी असेंबली के हलके में सिंध यूनाइटेड फ्रंट के जीएम सैयद, पीपल्स पार्टी के मलिक सिकंदर खान और मुस्लिम लीग कयूम के पीर साले शाह के 51,373 और 16,797 वोटों के मद्दे मुकाबिल 10,592 वोट हासिल कर पाए और बदतरीन शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने अमली सियासत से रिटायरमेंट तो ले ली, लेकिन उनके आजाद सिंध के नारे में शिद्दत आ गई। सुकूत ढाका के बाद उन्होंने मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के सामने बांग्लादेश की तरह अलग मुल्क सिंधु देश की डिमांड रखी। यही वजह है कि पाकिस्तान के 74 साल सियासी तारीख में बादशाह खान के बाद सीनियर तरीन गद्दार जीएम सैयद को ही समझा जाता है। जीएम सैयद पाकिस्तान के वो इकलौते सियासतदान हैं जिनके खिलाफ वजीर आजम लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ तक हर एक हुक्मरान के दौर में मुल्क दुश्मनी और बगावत के मुकदमात बनाए गए। वो अपनी महफिलों में अलल ऐलान पाकिस्तान तोड़ने की बात किया करते थे। वो अपने दोस्तों और अहबाब से कहा करते, यारो आओ सब मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिलचस्प बात बताती चलूं कि 28 सालों में कभी जेल तो कभी नजरबंदी का सामना करने वाले जीएम सैयद को कभी भी अदालत पेश नहीं किया गया। कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो के दौर में उनके खिलाफ बगावत का केस चल रहा था। ऐसे में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने खुफिया तौर पर जीएम सैयद को पैगाम भिजवाया कि खुदा के वास्ते आप अदालत में पेश ना होना, क्योंकि आपने भरी अदालत में खुशी खुशी एतराफ़ जुर्म तो कर ही लेना है, जिसके बाद मैं मजबूर हो जाऊंगा कि आपको मौत की सजा सुनाऊं। साईं जीएम सैयद सियासतदान तो थे ही, लेकिन उनका शुमार सिंध के नामवर लिखारियों में भी होता है। उन्होंने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में 65 से ज्यादा किताबें तहरीर की। आपके इल्म में होना चाहिए कि उनकी चंद किताबें ऐसी हैं जो हमेशा मुतनाज़ रहीं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन पर पाबंदी लगा दी गई। जीएम सैयद के अफकार और नजरियात को पढ़े तो मालूम होगा कि उनके नजदीक सिंध के राजा दाहिर कौमी हीरो, जबकि मोहम्मद बिन कासिम दहशतगर्द और लुटेरा था। सिंधी नेशनलिज्म के प्रचारक जीएम सैयद की किताबों के खिलाफ एहतजाज किए जाते रहे और मुफ्तियाने कराम ने उनके खिलाफ कुफर के फतवे भी दिए। याद रहे कि यही जीएम सैयद एक तवील अरसे तक अपने गांव की मस्जिद में इमामत के फराइज निभाते रहे और वो जुमा के खुतबात भी देते रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीएम सैयद मशहूर सूफी बुजुर्ग हैदर शाह सनाई के मजार के सजादा नशीन भी थे। जनवरी 1992 में वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जीएम सैयद के घर हैदर मंजिल को सब जेल करार देते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो बीमारियों से लड़ते रहे और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 25 अप्रैल 1995 के रोज 91 बरस की उम्र में चल बसे। मजहबी हम आहंगी का दर्स देने वाले जीएम सैयद का जनाजा उठा तो उनकी मैयत के साथ कुरान मजीद के अलावा हिंदुओं की मुकद्दस किताब गीता, इंजील, तौरात और शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई की शाजो रिसालो रखी गई थी। जीएम सैयद जिला दादू में अपने गांव सन में सुपुर्दे खाक है, जहां उनकी कब्र पर उनके अकीदतमंद और नामलेवा हाजिरी देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। पीर पेगाड़ा को जानने के लिए यहाँ नीचे और मुफ्ती महमूद की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस देखते रहे। अल्लाह हाफिज व नासिर।